तो दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। इस कहानी में मेरा नाम देव है। यह कहानी 3 साल पहले की है। तब मैं चेन्नई के बीएड कॉलेज में दूसरे साल में था। उस समय मेरी उम्र लगभग 20-23 साल की थी। मेरे पापा ने हमारे पढ़ाई और अपनी नौकरी की वजह से शहर के बाहर एक 2 मंजिला घर बनवाया था। नीचे 4 बेडरूम, किचन, हॉल और बाथरूम थे, जबकि ऊपर मेरे और माँ के लिए एक कमरे और बाथरूम थे। घर काफी बड़ा और आरामदायक था। हमारे परिवार में माँ, पापा, दादा, दादी, मेरी बड़ी बहन अनाया और मैं थे। अनाया मुझसे 5 साल बड़ी थी और उसकी उम्र 26 साल थी। उसका हाल ही में रिश्ता तय हुआ था और अगले महीने 5 जनवरी को उसकी शादी थी। घर में शादी की तैयारियों को लेकर काफी उत्साह था। कपड़े, गहने, मेहमानों के स्वागत की योजनाएं, सब कुछ चल रहा था। शादी से 5 दिन पहले मम्मी की एक सहेली और उनकी बेटी आरुषि भी मदद के लिए हमारे घर आई हुई थी। शादी से 3 महीने पहले दिवाली की छुट्टियों में मैं मामा के घर गया था, जहां मेरी और आरुषि की अच्छी दोस्ती हो गई थी। वह मुझसे 1 साल छोटी थी, लेकिन देखने में वह बहुत खूबसूरत लगती थी। उसका रंग भले ही थोड़ा सांवला था, लेकिन उसकी कद-काठी और अंदाज मुझे बहुत पसंद थे। वह लगभग 5 फीट 5 इंच लंबी थी। बहन अनाया देखने में मुझसे मिलती-जुलती, गोरी और खूबसूरत थी। उसकी लंबाई लगभग 5 फीट 7 इंच थी। उसकी खूबसूरती और हंसमुख स्वभाव की वजह से हर कोई उसे देखता रह जाता था। अनाया और आरुषि अक्सर आपस में हंसी मजाक करती रहती थीं और कभी-कभी गुपचुप बातें भी करती थीं। जब मैं उनके पास जाता तो वे बातों का विषय बदल देती थीं। आरुषि के आने से मैं बेहद खुश था और उससे अकेले में मिलने का मौका ढूंढ रहा था। पहले एक दिन ऐसे ही बीत गए। दूसरे दिन सुबह मैं अपने कमरे में था। तब नहा धोकर बाथरूम से बाहर निकला और आईने के सामने खड़ा होकर बाल बना रहा था। तभी मैंने आईने में देखा कि आरुषि कमरे में अंदर आ रही है। तब मैं मन ही मन बहुत खुश हो गया। फिर वह करीब आकर बोली, देव, नहा लिया? मैंने जवाब दिया, हाँ आरुषि, अभी अभी नहा कर आया हूँ। तुम तो अच्छी तरह तैयार होकर आई हो। तब उसने थोड़ी शर्माते हुए कहा, देव, ऐसा कुछ मत बोलो, कोई देख लेगा तो क्या होगा। इतने में हमारी बातचीत के बीच दरवाजे पर माँ खड़ी नजर आई। तब मुझे एकदम झटका लगा। मैं माँ को देखकर मैं डर गया। तब माँ ने कहा, अगर ऐसा करना ही था तो कम से कम दरवाजा बंद कर लेते। अब तुम बड़े हो गए हो, समझदारी से काम लो, ये बचकानी हरकतें बंद करो। इतना बोलकर मम्मी चली गई। तब आरुषि मेरी ही तरफ देख रही थी, लेकिन मैं उसकी नजरों से नजरें नहीं मिला पा रहा था। हमारी तो बोलती ही बंद हो गई थी। फिर मैंने धीरे से उसकी ओर देखा तो उसकी नजरें मुझ पर ही टिकी थी। सुबह का समय था और मैं काफी जोश में था। नीचे बैठने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे खुद पर शर्म आ रही थी। मैंने हाथ से इसे ठीक करने की असफल कोशिश शुरू कर दिया। तब आरुषि भी मुझे देखकर हल्के से मुस्कुरा रही थी। इतने में दीदी आ गई और वह मुस्कुराते हुए बोली, चलो अब नीचे नाश्ता तैयार है या पेट भर गया? फिर दीदी ने आरुषि से कहा, चलो आरुषि, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। और दोनों नीचे चली गईं। उनके जाते ही मैंने राहत की सांस लिया। तब मुझे लगा था अब दोनों हमें अच्छी खासी डांट लगाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बाद में जब मैं शांत हुआ तो तैयार होकर नीचे गया। सब लोग नाश्ता कर रहे थे। तभी मेरी मामी ने कहा, आओ हीरो बाबू। मामा मामी मुझे हमेशा मजाक में हीरो बाबू कहते थे और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तब मैंने कहा, आ रहा हूँ, और नाश्ते की थाली लेकर बैठ गया। दीदी और आरुषि दोनों हल्के से मुस्कुरा रही थी। इसी तरह बातें करते करते हमारा नाश्ता और चाय खत्म हो गई। इसके बाद मैं वापस अपने कमरे में पढ़ाई करने बैठ गया, लेकिन मेरा ध्यान बार बार आरुषि पर जा रहा था। उसके ख्याल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। फिर मुझे एक तरकीब सूझी। मैंने उसे मैसेज किया, जैसे ही मौका मिले ऊपर आ जाना। फिर मैं उसके रिप्लाई का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद उसका जवाब आया, अभी काम में हूँ, बाद में आती हूँ। ये सुनकर मुझे थोड़ा अच्छा लगा और मैंने पढ़ाई शुरू कर दिया। करीब 1 घंटे बाद भी वह नहीं आई। तब मुझे लगा शायद वह काम में है या दीदी उसके साथ होगी। मैंने खुद को समझा लिया। थोड़ी देर बाद वह कमरे में आई। तब मैंने तुरंत उठकर दरवाजा बंद किया और उसे अपने पास खींच लिया। वह भी बहुत बेचैन दिख रही थी। उसने पलटकर मेरी ओर देखते हुए कहा, देव, मेरी भी बहुत इच्छा हो रही है, लेकिन अभी नहीं कर सकती। अगर नीचे दिखी नहीं तो अनाया दीदी तुरंत यहाँ आ जाएगी। अब उसे हमारे बारे में पता चल गया है। उसकी बात सुनकर मुझे लगा हमारी स्थिति साफ है।
लेकिन मैं थोड़ा निराश हो गया और उसे अपने से दूर करते हुए कहा, तो फिर तुम यहाँ आए ही क्यों? इस पर वह बोली, ऐसा क्यों कर रहे हो देव? मुझे तुम्हारी भावनाएं समझ में आती हैं, लेकिन मेरी स्थिति भी तो तुम समझो। तब मैंने कहा, आरुषि, क्या मैं तुम्हें इतना स्वार्थी लगता हूँ? तुम बस बात करके मुझे शांत कर दोगी, लेकिन तुम्हारा क्या? फिर वह बोली, अरे बाबा, क्यों इतना सोचते हो मेरे बारे में? अब मुझसे नाराज तो नहीं हो? मैंने कहा, नहीं आरुषि, तुम्हारे सामने आते ही मैं खुद को काबू नहीं कर पाता। फिर वह बोली, सच कहूं तो मेरी भी यही हालत है, लेकिन अगर रात को मौका मिला तो हम अपनी बात पूरी करेंगे। इतना कहकर वह चली गई। इसके बाद 3 दिन इसी तरह गुजर गए। हमें बिल्कुल भी अकेले में मिलने का मौका नहीं मिला। जब भी हम आमने सामने होते, हमारी भावनाएं जोर मारने लगती। अब तो शादी बस 2 दिन दूर थी। दोपहर के बाद से घर में मेहमानों की भीड़ जुटने लगी थी। मुझे लगा अब तो हमारी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। इतने में आरुषि कमरे में आई। तब मैंने उससे कहा, अब तो हमें कोई मौका मिलना नामुमकिन लग रहा है, अब क्या करें? आरुषि मुस्कुराते हुए बोली, तुम बिल्कुल चिंता मत करो देव, उल्टा इन मेहमानों की भीड़ में ही हम कुछ कर पाएंगे। रात में जब सब सो जाएंगे तो मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगी, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अब तो मुझसे भी ये दूरी सहन नहीं हो रही। तब उसकी बात सुनकर मैं खुश होकर बोला, अगर ऐसा हुआ तो बहुत मजा आएगा आरुषि। अब तो बस इंतजार है कि कब रात हो और हम मिलें। आरुषि ने भी हंसते हुए कहा, सच कहूँ मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है देव, पर अब रात का इंतजार करो, उसके बाद मैं सब बता दूंगी। इतना कहकर वह चली गई। तभी मेरे पिताजी ने उसे आवाज दिया और केटरिंग वालों का ध्यान रखने को कहा। फिर मैं भी बाहर आंगन में चला गया। मेहमानों के खाने की व्यवस्था घर में करना संभव नहीं था, इसलिए आंगन में बड़ा सा पंडाल लगाया गया था। केटरिंग वालों को एक कोने में जगह दी गई थी और वे खाना बनाने में व्यस्त थे। वहां मेरे के चाचा सब कुछ देख रहे थे। खाने के लिए टेबल कुर्सियां लगाकर सारी तैयारी हो चुकी थी। फिर रात का खाना परोसा जाने लगा। ठंड के दिन थे, इसलिए बाहर ठंड बढ़ने लगी थी। सभी लोग गपशप करते हुए आराम से खाना खा रहे थे। रात के 9 बज चुके थे। तब मैंने अपने चाचा से कहा, चाचा अब आप जाकर आराम करें, पहले ही आपने इतना सफर किया है और फिर दिन भर की दौड़ भाग, यहाँ का मैं संभाल लूंगा। तब चाचा ने मेरी बात मान लिया और वह सोने चले गए। फिर मैं काम में लग गया, लेकिन तब मेरे दिमाग में आरुषि ही चल रही थी। आरुषि ने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं, या कोई मैसेज भी नहीं किया, यही सोच रहा था। थोड़ी देर बाद आरुषि का मैसेज आया। उसने लिखा था, देव, नीचे की दोनों बेडरूम और हॉल मेहमानों से भर गए हैं। कुछ लोग तुम्हारे कमरे में भी सो रहे हैं, इसलिए तुम्हारी और मेरी व्यवस्था अनाया दीदी के कमरे में की गई है। मैंने तुम्हारे लिए दीवार की तरफ जगह रखी है। जब आओ तो लाइट बंद करके मेरे पास आकर सो जाना। यह पढ़कर मैं बेहद खुश हो गया और उसने उसे ओके लिखकर जवाब दिया। तब बाहर ठंड और बढ़ रही थी। मुझे भी अब बस इंतजार था कि कब वह जाकर आराम करे। मेहमानों के खाने और अन्य कामकाज निपटाने में ही 12 बज गए। सब कुछ निपटाने के बाद उसने गेट बंद किया और चेक किया कि सब ठीक है या नहीं। तब तक घर में सब सो चुके थे। तब मैं भी जल्दी से ऊपर गया और अनाया के कमरे का दरवाजा खोला। तब लाइट जल रही थी। अंदर देखा तो ठंड के कारण सबने खुद को कंबल में लपेट रखा था। ठंडी हवा धीरे धीरे कमरे में आ रही थी, इसलिए मैंने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। तब मैं बहुत खुश था, क्योंकि सिर्फ रात को जो होने वाला था उसके ख्याल से ही मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था। फिर मैं लाइट बंद किया और दीवार के सहारे धीरे धीरे चलते हुए आरुषि के पास पहुंचा। फिर मैं धीरे से बैठा और पहले अनाया के कंबल को ऊपर से खींचने लगा। तभी उसका हाथ अनाया से टकराया। तब मुझे महसूस हुआ कि अनाया सो चुकी है। अब मेरा और आरुषि का काम आसान हो गया था। इसके बाद मैं आरुषि के पास गया और धीरे से उसके कंबल के अंदर उसके करीब जाकर लेट गया। ठंड की वजह से हम दोनों और भी करीब आ गए। तब आरुषि ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए धीमे से कहा, तुम आ गए देव? मैं सोच रही थी तुम आने में देर करोगे। तब मैंने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, देर हो गई, लेकिन अब मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पास। बस इसी पल का मुझे कब से इंतजार था। आरुषि ने उसके हाथ को थामते हुए कहा, मुझे भी। फिर अंधेरे में हमारी नजदीकियां बढ़ने लगी। ठंड की उस सिहरन ने अपनी अपनी भावनाओं को खुलकर बयां किया और लगातार 3 घंटे तक अपना कार्य जारी रखे। फिर प्यार भरे उस पल में हम एक दूसरे के साथ वादा किया कि चाहे जो हो, हमारा प्यार हमेशा ऐसा ही रहेगा।
तब उन पलों ने हमारे रिश्ते को और मजबूत कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद आरुषि ने मुझसे से कहा, देव अब सो जाओ, जो करना था वह तो हो गया। सुबह तक कोई उठे उससे पहले हमें ऐसा दिखाना होगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तब मैंने मुस्कुराया और कहा, तुम्हारे साथ बिताए ये पल मेरी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा रहेंगे। इसके बाद हम दोनों सो गए। फिर सुबह की पहली किरण के साथ घर में चहल पहल शुरू हो गई। तब मैं और आरुषि ने सब कुछ ऐसे संभाल लिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेहमानों के बीच कोई भी उनके प्यार का अंदाजा तक नहीं लगा पाया। शादी की रस्में बड़े ही धूमधाम से हुई और तब हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था। उस पल मैं और आरुषि एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। अब हम दोनों की आंखों में वो प्यार साफ झलक रहा था जिसे कोई समझ नहीं सकता था सिवाय हमारे। फिर दिन खत्म होते होते शादी भी बहुत अच्छे से संपन्न हो गई। शादी के बाद मैंने आरुषि के पास जाकर उससे धीमे से कहा, अब इंतजार खत्म हुआ। अब हमारा प्यार किसी से छिपाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जल्द ही हम सबको अपने रिश्ते के बारे में बता देंगे। तब आरुषि ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और मैं जानती हूँ हमारा प्यार हमेशा ऐसा ही रहेगा। फिर हमने अपने रिश्ते को उस दिन से एक नए सफर पर ले जाने का फैसला किया। अब हमारे बीच का प्यार और भी मजबूत हो गया था और उस रात की यादें हमारे दिल में हमेशा के लिए बस गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये कहानी? अगर मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही कहानी और सुनने के लिए मेरे चैनल भाभी की कहानी को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी एक नई और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।